नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विलयन चैप्टर, रसायन विज्ञान के विलयन चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो में द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले के जितने सारे वीडियो हैं उन्हें ज़रूर देखें केमिस्ट्री का, ताकि आपको ये वाला पार्ट जरूर समझ में आए। ओके, तो आज दोस्तों हम लोग द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। द्रवीय विलयन मतलब कि एक मान लीजिए बीकर है, इसमें मान लीजिए पहले से ही एक द्रव भरा हुआ है। ठीक है, एक पहले से ही द्रव भरा हुआ है, इसको मान लेते हैं द्रव बी, और इसमें हम एक और अलग से द्रव मिला रहे हैं, वो द्रव होगा ए। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने पर जो मिक्सचर प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्रवीय विलयन। क्या बोलेंगे? द्रवीय विलयन। दो द्रव के मिश्रण को ही हम लोग क्या बोलेंगे? द्रवीय विलयन बोलेंगे। ओके, तो द्रवीय विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, तो इसके बारे में जानिए आप लोग। देखिए, कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? वाष्पशील होते हैं। क्या होते हैं? वाष्पशील। वाष्पशील को वोलेटाइल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो द्रव वाष्पशील होते हैं, वाष्पशील होने का मतलब ये हमेशा अपने अणुओं को हवा में क्या करते रहते हैं? निकालते रहते हैं। किसके रूप में? वाष्प के रूप में। ठीक है, तो वाष्पशील द्रव का मतलब ये होता है कि जो अपने वाष्प को अलग अलग टेम्परेचर पर क्या करता है? निकालता रहता है। जैसे आप अपने पेट्रोल डीजल को ही देख लीजिए, अगर हम उसे हवा में रखते हैं तो उसमें से जो द्रव की मात्रा होती है वो धीरे धीरे उड़ने लगती है। तो उड़ती है मतलब कि वो वाष्पशील है, इसीलिए वो भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। ठीक है, तो वाष्पशील का मतलब यही होता है। तो वाष्पशील द्रव क्या करते हैं? अपना वाष्प जो है हमेशा निकालते रहते हैं। ठीक है, अब हम मान लीजिए इस कंटेनर को ऐसे हम पैक कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इस कंटेनर को पैक कर दें, इस पात्र को पैक कर दें, तो ये वाष्प धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर क्या होगा? नीचे वापस लौटेगा। जब ये सारे वाष्प वापस लौटेंगे तो ये जो द्रव का सतह है, ये जो द्रव का सतह है वो यहाँ पर लौट कर इसके ऊपर क्या करने लगते हैं? दाब लगाने लगते हैं। इसके ऊपर क्या लगाने लगते हैं? दाब लगाने लगते हैं। ठीक है, तो जब ये ऊपर से वापस लौटते हैं तो नीचे की तरफ दाब लगाने लगते हैं, और ये क्या है? वाष्प हैं। तो द्रवीय विलयन को जब हम पैक कर देते हैं और वो द्रवीय विलयन वाष्पशील हो, तो उसके वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाएगा? वाष्प दाब कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? वाष्प दाब कहलाएगा। ठीक है, तो हर एक वाष्पशील विलयन को जो अगर हम पैक करेंगे तो उसके वाष्प क्या करते हैं? ऊपर जाते हैं, लेकिन चूंकि कंटेनर पैक है तो वो हवा में नहीं जा पाते हैं और वो वापस नीचे आते हैं। जब नीचे आते हैं तो इसके सतह पर क्या लगाने लगते हैं? दाब लगाने लगते हैं। जब दाब लगाने लगते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? वाष्प दाब बोलेंगे। ओके, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं। तो ओके दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब संबंधी राउल्ट का नियम। वाष्प दाब संबंधी राउल्ट का नियम। ठीक है, देखिए, अगर कोई वाष्पशील द्रव है, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें हमारे जो
विलेय है वो ए है और जो विलायक है वो क्या है, बी है। ठीक है, और दोनों क्या हैं, द्रवी हैं, और दोनों क्या हैं, वाष्पशील हैं। ठीक है, तो जब हम ए को बी में मिला दिए तो ये क्या बन गया, पूरा विलयन बन गया। ओके, जब हमने ए और बी को मिला दिया तो क्या बन गया, विलयन बन गया। और हमने इस कंटेनर को क्या कर दिया, पैक कर दिया। तो इसमें से वाष्प निकलेंगे जो ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर नीचे लौट कर इसके सतह पर क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। ठीक है, इसके सतह पर वापस लौट कर क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हम किसी विलयन का वाष्प दाब निकालना हो, विलयन का वाष्प दाब अगर निकालना हो तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, तो डाल्टन के नियमानुसार, डाल्टन के नियमानुसार, डाल्टन महोदय जो थे, इनका नाम से आप डराइए लोग नहीं। डाल्टन ये कहते कि कोई भी विलयन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर वो गैसीय अवस्था में होती है तो उसका जो टोटल दाब होता है, उसके अंदर जितने अवयव होते हैं उनके अलग अलग दाबों के बराबर होता है। मतलब इसमें ए और बी के दोनों वाष्प शामिल हैं। ठीक है, ए और बी दोनों के वाष्प ऊपर जा रहे थे, फिर नीचे आके इधर दाब लगा रहे हैं। तो जो टोटल दाब होगा वो ए के दाब और बी के दाब के बराबर होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम ए का दाब और बी का दाब कैसे ज्ञात करें। ठीक है, ए का दाब और बी का दाब कैसे ज्ञात करें, तो इसी के लिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, राउल्ट का नियम पढ़ते हैं। ठीक है, तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, अब हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम क्या कहता है, तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी वाष्पशील विलयन या उनके अवयव का वाष्प दाब, वाष्प दाब उनके अपने मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, इस राउल्ट के नियम ये कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी वाष्पशील विलयन या विलयन हो या उनके अवयव हो, उन सबका जो वाष्प दाब होगा उनके अपने मूल प्रभाज के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। ठीक है, तो हम इस नियम को ऐसे नोट कर लेंगे। ठीक है, और नोट करने के बाद अब हम लोग इधर आते हैं। ठीक है, मतलब राउल्ट का नियम ये कहता है कि जो ये विलयन है, विलयन के जो अवयव हैं ए और बी, तो इनका जो दाब होगा वो ये अपने मूल प्रभाज के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। ठीक है, यानी पी ए जो होगा, यानी ए का जो दाब होगा वो निर्भर करेगा ए के मोल प्रभाज के, इसको जेटा बोलते हैं। जेटा यानी ये मोल प्रभाज का सिंबल है। ठीक है, ए का जो दाब होगा वो ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। ओके, तो अब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो पी ए बराबर हो जाएगा पी नॉट ए इंटू जेटा ए। ठीक है, पी ए बराबर हो गया पी नॉट ए इंटू जेटा ए। अब ये पी नॉट ए क्या है, ये ए का शुद्ध वाष्प दाब है। ये ए का क्या है, शुद्ध वाष्प दाब। ये शुद्ध वाष्प दाब का मतलब क्या है, देखिए हम इसमें ए को मिलाए हैं बी में, तब तो ये विलयन में न हो गया। जब ए अकेले था, जब ए क्या था, अकेले था, ये पूरा ए ए ए ए ये सब ए है, तो ये भी वाष्पशील है। तो इसको भी अगर हम कंटेनर में लगाएंगे तो इसके भी भाप ऊपर उड़ेंगे और फिर नीचे आकर क्या लगाएंगे, सतह पर दाब लगाएंगे। ठीक है,
तो ए का ये जो दाब है ये अपना अकेले का दाब है, और जो अकेले का दाब होगा उसे हम क्या बोलेंगे? शुद्ध वाष्प दाब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शुद्ध वाष्प दाब। अब ये ए का दाब है तो इसको पी नॉट ए, शुद्ध वाष्प दाब को पी ऊपर नॉट और नीचे ए लगाना है, पी नॉट ए, ठीक है। और उसी तरह बी का रहेगा तो पी नॉट बी, ठीक है ना। तो वही है, ए का जो दाब होगा वो इनके शुद्ध वाष्प दाब इनटू ए के मूल प्रभाज के बराबर होगा। ओके, उसी तरह पीबी भी निकाल लेंगे। पीबी बराबर क्या होगा? पी नॉट बी इंटू जेटा बी। ओके, पीबी भी जो है इसके मूल प्रभाज के समानुपाती होगा, और इस समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक लगाएंगे तो पी नॉट बी यानी बी का शुद्ध वाष्प दाब मिल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का जो वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हो जाएगा पी टी बराबर पी नॉट ए इंटू जेटा ए, ओके, अब प्लस पी नॉट बी इंटू जेटा बी। तो ये हो गया हमारा पी टोटल निकालने का तरीका, ठीक है। तो ये राउल्ट के नियम के अनुसार यदि दो वाष्पशील द्रव का विलयन बना है तो उनका विलयन का जो दाब निकालना है वो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। इस सूत्र में जहाँ ए का शुद्ध वाष्प दाब और ए का मूल प्रभाज और बी का शुद्ध वाष्प दाब और बी का मूल प्रभाज आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये राउल्ट का नियम है और ये इसका सूत्र का निगमन है। ओके, तो अब मैं इसको मिटाता हूँ और इसके बाद मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो मैं अब इसको मिटाता हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस राउल्ट के नियम पर आधारित है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया है कि 0.78 ग्राम बेंजीन और 0.92 ग्राम टालुइन को मिलाकर विलयन बनाया गया, मतलब बेंजीन और टालुइन को मिलाया गया है, उनका ये भार दे दिया है। यदि बेंजीन व टालुइन का शुद्ध वाष्प दाब दिया है 400 mm Hg यानी पारा, 400 mm पारा और 200 mm पारा, तो विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात करें। मतलब कि इनका शुद्ध वाष्प दाब पहले से दे दिया है बेंजीन और टालुइन का, ठीक है, और इनका वजन दे दिया है और कह रहा है टोटल वाष्प दाब आप ज्ञात करें। तो आपको याद है कि टोटल वाष्प दाब निकालने का फार्मूला होता है पी नॉट ए इंटू जेटा ए प्लस पी नॉट बी इंटू जेटा बी, जहाँ पी नॉट ए पी नॉट बी शुद्ध वाष्प दाब होते हैं और जेटा ए जेटा बी ए और बी के मोल प्रभाज होते हैं, ठीक है। मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको मोलों की संख्या निकालना आना चाहिए। ओके, तो पी नॉट ए को यानी हम ए को मान लेते हैं वो क्या है? बेंजीन, ठीक है। ए क्या है हमारा? बेंजीन है, और बी क्या है हमारा? टालुइन है, ठीक है। अब इनका हमको मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा, तब न जाके मोल प्रभाज निकालेंगे। और शुद्ध वाष्प दाब तो हमको दिया है 400 mm Hg और 200 mm Hg, ठीक है। तो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो इनका द्रव्यमान होगा 12 6 जा 72 और 6 80, यानी कितना हो जाएगा? 80। और ये कितना हो जाएगा? सॉरी 78, 72 से 78 ना। और टालुइन का फार्मूला क्या होता है? C7H8, ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग होता है और इसके ऊपर एक CH3 ग्रुप लग जाता है तो टालुइन हो जाता है, ठीक है। तो ये 6 और एक 7 कार्बन हो गया और हाइड्रोजन आपका 8 हो जाता है, ठीक है। तो C7H8 इसका कितना होगा? 12 7 जा 80 पर 84 8 92। तो इनका हमको वजन पता चल गया। अब हम इनका मोलों की संख्या निकालेंगे, तो लिखा लेंगे बेंजीन के मोल या मोलों की संख्या, ठीक है। मोलों की संख्या बराबर कितना होगा?
पदार्थ का भार बटे में अणु भार, तो अणु भार बेंजीन का है 78 और पदार्थ का भार दिया है 0.78। तो हम लिखेंगे ऊपर पदार्थ का भार 0.78 और नीचे लिख देंगे 78। इसको कटाएंगे तो कितना आएगा 0.1 आएगा। कितना आएगा 0.1। उसी तरह टालुइन का निकाल लेंगे। टालुइन के मोलों की संख्या, ठीक है। टालुइन का भी वजन कितना दिया है 0.92 ग्राम टालुइन है, तो कोई बात नहीं 0.92 लिख देंगे और नीचे इसका अणु भार भी 92 ही निकाले हैं। तो इसको भी कटाएंगे तो कितना आएगा 0.1 आएगा। ओके, तो बेंजीन के मोलों की संख्या यानी हमको Na पता चल गया और टालुइन के मोलों की संख्या Nb पता चल गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है मोल प्रभाज यानी जेटा ए निकालना है। तो जेटा ए बराबर होगा Na बटे में Na प्लस Nb। तो Na कितना दिया है 0.1 और Nb भी 0.1 ही दिया है, तो 0.1 अपान 0.1 प्लस 0.1, ऊपर हो जाएगा 0.1, नीचे हो जाएगा 0.2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 0.5, यानी ए का मोल प्रभाज कितना आया 0.5 आया। उसी तरह जेटा बी भी निकाल लेंगे। तो जेटा बी भी बराबर क्या होगा बी के मोलों की संख्या बटे में ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या। तो सब तो 0.1 ही दिया है, तो सबका वैल्यू 0.1 धो देंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 अपन 0.2, दशमलव से दशमलव कट गया 1/2 यानी 0.5, यानी इसका भी वैल्यू 0.5 आया, इसका भी 0.5 आया, यानी जेटा ए और जेटा बी हमको पता चल गया। झोटा ए झोटा बी मत बोलिएगा, जेटा ए जेटा बी। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो यक्स ए यक्स बी भी बोल दीजिएगा, क्या जरूरत है ग्रीक अक्षरों को सीखने का, ठीक है। तो अब हम लोग इस फार्मूला में अब इसको रखेंगे। तो पी नॉट भी हमको दिया है, पी नॉट ए 400 mm, पी नॉट बी 200 mm। जेटा ए निकाल लिए 0.5, जेटा बी भी निकाल लिए 0.5, जो कि आपके सामने है। तो अब हम इस फार्मूला में रख देंगे पी टी बराबर पी नॉट ए इंटू जेटा ए प्लस पी नॉट बी इंटू जेटा बी। तो पी टी बराबर पी नॉट ए यानी बेंजीन का वाष्प दाब कितना दिया है शुद्ध वाष्प दाब 400 mm और टालुइन का दिया है 200। तो इधर लिखेंगे 400 और जेटा ए कितना निकाले हैं 0.5 प्लस पी नॉट बी यानी टालुइन का वाष्प दाब 200 शुद्ध वाष्प दाब, और इसका भी आपका मोल प्रभाव 0.5 आया है। तो इसको लिख देंगे 400 गुड़े 0.5 को 1/2 ही लिख देते हैं वापस, 200 गुड़े 0.5 को 1/2 ही लिख देते हैं। 2 से इसको 100 बार में कटा दो, इसको आप 200 बार में कटा दो, तो कितना आया 200 प्लस 100 यानी आ गया आपका 300 mmHg, ठीक है। यानी पूरे विलयन का जो शुद्ध वाष्प दाब है, पूरे विलयन का जो शुद्ध वाष्प दाब है वो कितना है 300 mmHg। ओके, तो अब हम लोग ये उदाहरण देख लिए हैं। अब हम लोग वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों को भी अब हम लोग जानेंगे, जो कि परीक्षा में पूछ सकता है। ओके, तो अब मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग चाहें तो इसको वीडियो को रोक कर आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ओके, अब हम लोग वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे कि आखिर वाष्प दाब कब बढ़ सकता है और कब घट सकता है, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट जानने हैं जो वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं। पहला है आपका द्रव की प्रकृति, मतलब द्रव कैसा है इसके ऊपर भी वाष्प दाब डिपेंड करता है। वाष्प दाब जो होता है उसको हम वेपर प्रेशर, वेपर मतलब भाप होता है, प्रेशर मतलब दाब होता है, तो उसको शॉर्ट में वीपी भी लिख सकते हैं। तो जो वाष्प दाब होता है वो निर्भर करता है 1/, अणुओं के बीच बल 1/, यानी अणुओं के बीच अगर बल बढ़ेगा तो वाष्प दाब का मान घटेगा, ठीक है।
अणुओं के बीच बल का मान अगर बढ़ता है तो वाष्प दाब का जो मान है वो क्या होगा, घटेगा। उल्टा हो गया भाई। अणु अणु क्या होते हैं, जब अगर पास पास होंगे तो उनके बीच बल ज्यादा होगा, तब ये सतह को छोड़ेंगे ही नहीं, ऊपर जाएंगे ही नहीं, तो वाष्प दाब कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो जब वाष्प ऊपर ही नहीं जाएंगे, ये अपने में चिपके रहेंगे, तो वाष्प दाब का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है कि वाष्प दाब जो होता है वो अणुओं के बीच के बल पर भी निर्भर करता है। अगर अणुओं के बीच बल कम है तो वाष्प दाब अधिक होगा, अणुओं के बीच बल का मान बढ़ेगा तो वाष्प दाब का मान क्या होगा, घटेगा। ओके, तो अब हम लोग 1 मिनट इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूं। अब हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एथिल अल्कोहल और जल में आपसे कोई पूछे किसका वाष्प दाब अधिक है। ठीक है, तो आप ये जानिए एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH और H2O, इन दोनों में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड पानी में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है पानी में ज्यादा होता है, और C2H5OH में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है तो इसके अणु बहुत पास पास होंगे। जब इसके अणु पास पास होंगे तो इसका दाब क्या होगा, एथिल अल्कोहल के मुकाबले कम न होगा, और एथिल अल्कोहल का वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि इन दोनों में वाष्प दाब किसका अधिक है, तो एथिल अल्कोहल का वाष्प दाब अधिक होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यदि पदार्थ वाष्पशील हो, यानी ऐसा पदार्थ जिसमें से भाप हमेशा निकलता रहता है, तो उसका जो शुद्ध वाष्प दाब है वो कभी शून्य नहीं हो सकता। इसको काटने का मतलब शून्य नहीं हो सकता, मतलब उसका वाष्प दाब का वैल्यू आएगा, उसका वाष्प दाब 0 नहीं होगा। 0 हो जाएगा तो मतलब उसका भाप नहीं बन रहा है, और अगर वाष्पशील है तो भाप तो बनेगा ही, और अगर भाप बनेगा तो उसका शुद्ध वाष्प दाब कभी 0 के बराबर नहीं आएगा। ओके, और अगर थर्ड पॉइंट पे देखते हैं तो यदि पदार्थ अवाष्पशील हो, अवाष्पशील मतलब जिसका भाप न बनता हो, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, मतलब ठोस अवस्था में हो, मतलब कोई भी चीज ठोस है और वो अवाष्पशील है, तो उसका जो वाष्प दाब होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे तीनों पॉइंट हैं। आप इस तीनों पॉइंट को देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, तो ज्ञान दरबार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं वीडियो को लगातार अब मैं बनाऊंगा। 2-4-5 दिन तक मैं बहुत रुक गया था, अचानक से काम पड़ गया था, लेकिन अब मैं वीडियो को लगातार बनाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।